नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप उपभोक्ताओं को जागरूक करते रहें। कई बार आमतौर पर हमारे साथ कई समस्याएं आ जाती हैं जब आपको किसी भी तरीके की ठगी का सामना करना पड़ता है, या अगर आपको लगता है कि आप कहीं ठगे गए हैं तो शिकायत कहाँ करें और कैसे करें। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण अधिनियम पर बात करने वाले हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की भी आज चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। तो आइए जल्दी से हम उनका परिचय आपसे करा दें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं एडवोकेट सुशील झुनझुनवाला जी, जो पटना हाईकोर्ट से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, अभी हम चर्चा कर रहे थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इससे पहले भी अधिनियम रहे हैं, कई सारे रहे हैं, कई बार उनमें बदलाव किया गया है। लेकिन एक जो मूल सवाल है, जो सबसे पहला सवाल है, जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझना चाहते होंगे कि इस अधिनियम के तहत, इस नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता को कैसे परिभाषित किया गया है। उपभोक्ता अधिनियम में पहले जो 1986 का जो अधिनियम था उसमें जो कंज्यूमर को डिफाइन किया गया था, और अभी 2019 का जो एक्ट अभी इम्प्लीमेंट हुआ है 20 जुलाई 2020 को, उसमें डिफिनेशन कंज्यूमर का डिफाइन उसी तरह किया गया है। लेकिन इसमें कंज्यूमर ओरिएंटेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए विशेष रूप से कुछ प्रोविज़न इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें कि कंज्यूमर को यह ऐसा लगना चाहिए कि मैं कह सकता हूँ कि कंज्यूमर मार्केट का किंग है आज के उपभोक्ता बाज़ार में। लेकिन कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा समझा कि बहुत सी चीज़ें उसको वाइडन करने की ज़रूरत है प्रोविज़न में, उसमें इस अधिनियम में ऐड किए गए हैं। जहाँ तक कंज्यूमर को परिभाषा करने की बात करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, कंज्यूमर वो है कि जो किसी भी तरह से अपने कंज्यूम करने के लिए, अपने खुद के उपयोग करने के लिए या अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सामान या कोई सर्विस परचेज करता है फॉर कंसिडरेशन में, वो कंज्यूमर के दायरे में आता है। बहुत सी एक्टिविटीज़ में कई सारे केसेस में देख रहा हूँ कि कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं, कंज्यूमर कमीशन में जाते हैं, तो उसमें क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसमें उसके परवी में नहीं आता है, जो कि सेल्फ कंज्यूम होना चाहिए। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो चीज़ आप कर रहे हैं वो चीज़ कंज्यूमर के दायरे में आती है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया, जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है, उसको परिभाषित किया आपने, बहुत बखूबी किया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इसे समझ रहे होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि पिछले अधिनियम में ऐसा क्या कुछ था जिसे बदलने की ज़रूरत पड़ गई, वो भी 2019 आते आते तक, और क्या कुछ बड़ा अंतर आप देखते हैं इन दोनों अधिनियमों में। सबसे मेजर चेंजेस जो है जिसमें आपको मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, पहले कंज्यूमर फोरम नाम था, अब इसे कंज्यूमर कमीशन किया गया है। पहले स्टेट कमीशन था, उसको भी स्टेट कमीशन तो अभी है ही है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फोरम था उस कमीशन को हम लोगों ने ऐड किया है। दूसरी बात ये हो रही थी कि पहले जो पिकनरी जो जुडिक्शन था कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसमें 20 लाख तक का प्रोविज़न था, 20 लाख तक का, उसको एक्सटेंड करके 50 लाख किया गया है। क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ के समय के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विस की जो वैल्यू है उसका जो स्लेब है वो 50 लाख तक किया गया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर लेवल पर, कमीशन लेवल पर, और 50 लाख 1 रुपये से 2 करोड़ तक का किया गया है स्टेट कमीशन में, और एबव द मोर देन 2 लाख जो है वो अब नेशनल कमीशन के ऊपर डिवीजन दिया गया है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि पहले के अधिनियम में, अभी के अधिनियम में जो बेसिक खास जो बदलाव आया है उसमें पेनल प्रोविज़न बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले के अधिनियम में जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता था, जिसे फ्रॉड हम लोग देखते थे कि कई जो है सेलिब्रिटीज़ लोग हैं अपने वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और कंज्यूमर को लगता था कि उससे अट्रैक्ट होकर के वो सामान परचेज करते थे। तो एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर जहाँ होता है उसमें पेनल पेमेंट बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है। उसके अंदर 10 लाख तक का फ़ाइन है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का फ़ाइन किया गया है इसमें, और 3 साल तक का इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पहले में और अभी में जो चेंजेज आए हैं उसमें कंज्यूमर ओरिएंटेड को, कंज्यूमर को देखते हुए कि जो मार्केट में जो उपभोक्तावाद बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आती जा रही है, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने डे टू डे जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग सभी लोग कंज्यूमर हैं। स्टूडेंट से लेकर के, बच्चे से लेकर के बड़े लोग तक हैं, कोई ना कोई हम लोग परचेज करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि जितनी भी कंपनियाँ आ रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कुछ होना चाहिए, तो इसको प्रोविज़न को बहुत वाइडन किया गया है। इसमें एक तो स्लेब का किया गया है, पेनल प्रोविज़न किया गया है। दूसरा एक ये किया गया है कि अगर कोई कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन और नेशनल कमीशन कंज्यूमर के कमीशन के किसी भी ऑर्डर का कंप्लायंस को नहीं करता है, जो पार्टी है उसमें अप्रोप्रिएट पार्टी है,
उसमें आपको 3 साल तक का पनिशमेंट है और उसमें 25,000 से 1 लाख तक का फाइन दिया गया है। ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है और मैं समझता हूँ कि अभी तो पहले लोग बहुत हल्के में लेते थे कि कंज्यूमर क्या देखूंगा, लेकिन बहुत सा वाइडे प्रोविज़न, बहुत सा पावर भी दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को, और बहुत सा वाइडे इसमें ऐड भी किया गया है आइटम्स इसमें। सर, जैसा कि अभी आपने समझाया, क्या हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उपभोक्ता है उसकी जो परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इस वजह से कहीं ना कहीं स्लैब वाली जो चर्चा है उस पर बातचीत हो रही है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं? उपभोक्ता का जो पहले अधिकार, मुख्य मेन अधिकार पहले के प्रोविजन में थे, अभी भी वही राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के देखते हुए उसमें जो प्रोविज़न है, जो भी गुड सेलर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए प्रोविज़न बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें मैंने बताया कि आपको इम्प्रिजमेंट का जो पनिशमेंट है, जो इनलार्ज किया गया है, वो नए एक्ट में किया गया है, पहले वाले में कुछ कम था। जहाँ तक मैं अधिकार की बात करूँ आपको, तो पहले के जो एक्ट अधिनियम था उसमें जो अधिकार थे वो भी सेम अधिकार इसमें भी हैं, लेकिन उसमें कंज्यूमर को अलर्ट करने के लिए, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी भी बनाया गया। इसको मैं कहता हूँ कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकती है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर, किसी भी केस पर। वो अगर ऑर्डर अगर आपको देती है किसी के खिलाफ में, गुड्स एंड सर्विस का जो डिफेक्ट्स है या मिसलीडिंग है, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि उनका ऑर्डर कंप्लायंस नहीं करने पर 1 करोड़ तक का फाइन है उसमें। और मैं ऐसा कहूँ कि जहाँ अधिकार की बात है, तो अधिकार में सबसे मुख्यतः ये आता है कंज्यूमर को कि अपने जो प्रोडक्ट आप सर्विस ले रहे हैं उसके बारे में फुली जानकारी लेने का अधिकार है। कुछ लोग के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जानकारी का मतलब RTI में ले लेते हैं। जानकारी का मतलब वो तो ठीक है, लेकिन इसको में ये ऐड होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, या क्लॉथिंग आइटम है या कंज्यूमर आइटम है, उसमें प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसमें बताना हो कंपनी को। सपोज दैट हम लोग गारमेंट्स परचेज करते हैं, तो गारमेंट्स किस फैब्रिक का बना हुआ है ये इन्फॉर्मेशन देना है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है। दूसरा होता है कि हमारे जो उपभोक्ता में जो भी शिकायत है उसको सुनने, हमको इसका रेडियल का अधिकार, उसको उपचार का अधिकार बताया गया है, हमें सुनने का अधिकार दिया गया है, मुझे चूज करने का अधिकार दिया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे लेना नहीं लेना है। अभी मल्टीनेशनल कंपनी जितना भी भारत में आ रही है और जो भी नेशनल कंपनियां हैं, उन लोगों को भी कंज्यूमर के प्रति बहुत अलर्ट किया गया है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर एक सीवियर एक एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी बहुत से आप प्रोडक्ट देखेंगे, बहुत सी ट्रांसपेरेंसी आ गई है अभी में, बहुत कम लोगों को ठगने का चांस, फैब्रिकेशन का चांस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा अलर्टनेस इसमें आएगा, इसमें वृहत एक ब्रॉड अवेयरनेस की ज़रूरत है कंज्यूमर के लिए। वो हर प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट रूप से करना जरूरी है इसके लिए। सर, अभी आप CCPA की चर्चा कर रहे थे और ज़रूरी है अभी के समय में, जिस तरीके से जो मार्केट जिस तरीके से हो गया है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है इस तरीके की अथॉरिटी का बिल्डअप होना। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी को शिकायत करनी है या अगर किसी के राइट्स का हनन हो रहा है, तो ऐसे में वो शिकायत कहाँ करे, कहाँ वो जाकर के अपील कर सकता है? क्योंकि कई बार ये समस्या होती है कि हमें ये पता नहीं होता है कि हमें अपील कहाँ करना है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं चूँकि अगर जानकारी के अभाव में वो कई बार किसी तरीके की गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं या उन्हें कोई मिसलीड कर देता है। ऐसे में जो तरीका है, जो सही तरीका है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। पहले मैं रचना बताऊँ आपको कि जो भी सर्विस और गुड्स आप परचेज करते हैं मार्केट से, उसके बारे में पूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। कि जो शिकायत आपकी जो कंप्लेंट है, क्योंकि कंप्लेंट का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए। और कहाँ करना है तो मैं ये बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि 50 लाख तक की वैल्यू है आपकी गुड्स एंड सर्विस की, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आप जा सकती हैं। उसके लिए जो भी आपने परचेज किया, सपोज दैट गारंटी और वारंटी का बहुत ज़्यादा आजकल डिफरेंस चलता है। बहुत सी कंपनी कह रही है कि नहीं, मैंने बोला नहीं, किया नहीं। तो जो चीज़ आप कभी हम जल्दी में होते हैं, मार्केट शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे कहीं से किसी आउटलेट से करें, तो आप बिल जब प्रोवाइड वो लोग करते हैं तो आपको जानना जरूरी कि बिल में क्या लिखा हुआ है। कभी कभी ओरल कमिटमेंट हो जाता है, आप जाइए ना, मैं हूँ ना, आपको मैं 1 ईयर का मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो मेरे पास आप चले आएंगे। तो कंज्यूमर देखते हैं कि चलो भाई हमारे जान पहचान का लोग है और कर लेता है, लेकिन आपको रिटेन में वो पेपर होना चाहिए। जब आप कंप्लेंट करते हैं, अपने कंप्लेंट रेडियल के लिए आप अप्रोप्रिएट फोरम में, आप कमीशन में जाते हैं, तो आपसे आप कहें कि सर मुझे सामान मैंने लिया, मुझे गारंटी बोली गई थी, लेकिन उसमें गारंटी का सपोर्टिंग पेपर क्या आपके पास है, तो वो आप लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि 101% जो है आपकी शिकायतें सुनी जाएगी और प्रॉपर रूप से कंप्लेंट का रिड्यूसल किया जाएगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, उसको वो सोचे से बच नहीं सकता है।
तो शिकायत करने के लिए जो फोरम बने हैं सर, वो अलग अलग स्तर पर भी हैं? हाँ, 3 स्तर पर 3 टियर व्यवस्था है इसमें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है कंज्यूमर कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। स्टेट लेवल पर है स्टेट कमीशन है। पटना में तो हम लोग अभी बिहार के कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, तो कंज्यूमर की बिल्डिंग नीचे में है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है, फर्स्ट फ्लोर पर स्टेट कमीशन है। तो वहाँ का जो स्लैब है 2 करोड़ तक का, जो गुड्स एंड सर्विस का है, वहाँ आप जा सकते हैं। और नीचे में आप डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख तक का वहाँ जा सकते हैं। प्रॉपर रूप से आप देंगे। जो आप पार्टी है, सपोज दैट क्या होता है कि पहले इंडिविजुअल हम लोग करते हैं, सभी को राइट है। आपको ऐसा नहीं कि एडवोकेट के थ्रू जाइए, लेकिन एडवोकेट से फ़ायदा ये होता है कि आपकी लीगल टेक्निकलिटीज़ जो है वो रिजॉल्व करने में होती है। कंपनी के पास तो एडवोकेट हायर किए रहते हैं, लीगल सेक्शन बना रहता है, तो आप कुछ भी कहते हैं वो डिपार्टमेंट बोलता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको खुद आप कर सकते हैं और एडवोकेट का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कुछ लोग जो होते हैं जो हायर नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो अपना केस खुद लड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% राइट है। ऐसा प्रोविज़न दिया गया है, ऐसा नहीं कि आप रखना है। उसमें क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मेट भी है। आप अपनी नाम, पूरा पता, जो उसमें आप जो विक्टिम है उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए, और जिससे आप सामान परचेज कर रहे हैं, सपोज मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, उसको आप नाम पूरा दीजिए डिटेल में, ताकि आपका केस जो एडमिट होने के बाद वहाँ प्रॉपर रूप से उसको सम्मान किया जा सके, नोटिस किया जा सके, तभी उसकी अपीयरेंस हो पाती है, तभी सुना जा सकता है। इसको बहुत ज़रूरी है। और सारी शिकायतों को आप ब्रीफ करके, आप सारी मेन पॉइंट जो है, आपको जो शिकायत है आप लिखें कि आपको क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें। उसमें आपको हैरेसमेंट का भी कंपेंसेशन मिलता है, मेंटल एग्नी का भी मिलता है आपको, और अगर कोई इंजूरियस हेल्थ से संबंधित है तो आपको वो भी सुनी जाती मिलता है उसमें। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि शिकायत की क्या कोई समय सीमा है या? बिल्कुल है समय सीमा। देखिए 2 इयर्स का इसमें लिमिटेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से। आपको कम शिकायत आपकी होती है तो 2 इयर्स के अंदर आप जो है आप इसको लिमिटेशन बना हुआ है। अगर 2 इयर्स के बाद किसी कारण से ऐसा कोर्ट को, फोरम को लगता है, कमीशन को, कि उसको कंडोन किया जा सकता है, छोड़ दिया जा सकता है, तो आप एक एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं कि मुझे इस कारण से मैं नहीं कर पाया, या कोई मेडिकल ग्रांड हो, एक जेन्युइन कॉज होना चाहिए, तो कंसीडर किया जाता है आपको टोटल। एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि अभी आपने भ्रामक विज्ञापनों की भी चर्चा की, तो इन भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए क्या कुछ चीज़ें जो कंज्यूमर अपने तरफ से कर सकता है? एक उपभोक्ता किन चीज़ों की जानकारी रखे जिससे कि वो इस तरीके के भ्रम जाल में ना फंसे? सबसे पहले तो अलर्टेंस का ये होता है कि जब आप किसी ऐड से या सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं ऐड में, तो उससे अटैच होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी मुझे क्या मिल रही है। अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो कोई ब्रह्म वाक्य है, वो सही हो सकता है। आपको अलर्ट होकर देखना होगा जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं। मैंने बताया कि सूचना का जानने का अधिकार जो दिया गया कंज्यूमर में, आप जो प्रोडक्ट परचेज, सपोज दैट आप कोई फेस क्रीम ले रहे हैं या ऐसे कोई आइटम लेने की स्किन पे आपको कुछ कर सकता है, तो आप ब्रांडेड कंपनी में जाते हैं। लेकिन जहाँ तक फेक की बात आती है कि ब्रांडेड कंपनियों का आइटम मार्केट डुप्लीकेट मिलता है, तो आप अगर सेलर से आप परचेज करते हैं, अगर वो वहाँ से बिल लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से आज से क्या है, डिस्काउंट में लोग कहते हैं कि चलो वहाँ से ले लो, तो कभी कभी पूरे मैक्सिमम में देखा जाता है कि ब्रांडेड आइटम की बहुत डुप्लीकेसी हो रही है, फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड आइटम आ रही है। तो आपको अलर्ट होकर खरीदते समय आपको खुद देखना होगा उसके लिए। अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में आप लिखेंगे कि मैंने ऐड देख करके मैंने लिया, न्यूज़पेपर में लिया, तो ऐड भी उसमें पार्टी बन सकती है, सेलिब्रिटी उसमें पार्टी बनेंगे, उनको भी पनिशमेंट दिया गया, नए वाला एक्ट में किया गया, वो प्रोविज़न दिया गया। सर, अभी आपने बिल की चर्चा की, बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने चर्चा की, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि बिल कितनी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दुकान में जाते हैं और शॉपकीपर, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि आप जाइए, हम तो हैं ही आपके लिए, या फिर कई बार वो कहते हैं कि ये चीज़ हम आपको 100 रुपये कम में भी दे सकते हैं अगर आप बिल नहीं लेते हैं। तो ऐसे में बिल की कितनी उपयोगिता है और वो कितना बड़ा ग्राउंड बनता है? देखिए, बिल की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जो भी आप सामान परचेज़ कर रहे हैं, आप कैसे क्लेम कर पाएंगे कि ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया? अगर आप ओरली बोल देंगे कि नहीं मुझे ABCD से ले लिया, तो वो एक हैरेसमेंट वाली बात हो जाएगी और वो केस आपका प्रॉपर रूप से एडमिट नहीं हो पाएगा आपका। दूसरी बात है कि मैं ये कहूँगा कि बिल आप जैसी तरह रखिए, जिस तरह आप प्रॉपर्टी के पेपर घर में रखते हैं, लॉक एंड की में रखते हैं, बैंक के चेकबुक रखते हैं, उस तरह आप बिल का इंपॉर्टेंस जाने। जैसे आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसे आप बिल को इंपॉर्टेंस दीजिए। अभी कभी देखिए, अभी तो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में काफ़ी तो हद से ट्रांसपेरेंसी आ गई है,
24 कैरेट का है, उसमें एक हॉलमार्क आ गया है। लेकिन उस समय भी आप बिल आप परचेज करते हैं, सपोज मान लो एक वैल्यूबल आइटम हम गोल्ड का ज्वेलरी का लेते हैं, तो टैक्स के सेविंग के लिए हम लोग कहते हैं कि चलो 10,000 रुपये हमारा सेविंग हो जाएगा, तो वो हमारे परिचय के लोग हैं, क्लोज हैं, गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ जब आप उसको यूज करते हैं, किसी कारण से कंप्लेन आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिस जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वो आपकी बातों को जो बोला है एट द टाइम ऑफ परचेज वो आपकी सही होगी। तो बिल का तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं बराबर कहता हूँ, कभी भी सेमिनार में ये बात होती है, मैंने कहा बिल और सपोर्टिंग पेपर जो भी रिलेटेड चीज़ है आप ज़रूर उसको रखिए। आप सर, जैसा कि आपने कहा कि बिल भी कई तरीके के होते हैं, कई बार हाथ से कटे हुए जो बिल होते हैं जिस पर किसी भी तरीके की जो सेलर है या जो बेच रहे हैं जो भी लोग, उनके नाम का कोई जिक्र नहीं होता है, जिसे अगर चालू भाषा में कहें तो वो छुट्टा किस्म का होता है। ऐसे में हम ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके का बिल जो है वो ग्राउंड बनेगा कल को हमारे लिए। देखिए, बिल के बारे में मैं कहूँ तो अगर मान लें उनके पास प्रिंटेड बिल नहीं है तो एक रबर एक स्टाम्प जो फर्म का होगा, जो भी नाम से डील करते हैं वो, कारण कि कोई भी अगर बिजनेस कोई कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, तो पहले तो उसका एक कंसर्न डिपार्टमेंट से उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से। दूसरी बात है कि अगर बिल बाय द वे छपा हुआ नहीं है, क्योंकि जीएसटी का जो प्रोविज़न लगने के बाद हर लोगों को प्रिंटेड बिल रखना बहुत मैंडेटरी किया गया है, ऐसा प्रोविज़न एक्ट में है, लॉ में भी है। अगर इनकेस नहीं है तो आप एक स्टाम्प देकर उनका सिग्नेचर होना बहुत मस्ट होता है। डेट, पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, उसमें उनका फर्म का नाम होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टाम्प लेने पर प्रॉपर एड्रेस मिल जाता है इसको। अगर आप कोई कंप्लेन वहाँ कर लॉन्च करेंगे किसी भी एप्रोप्रिएट फोरम पर कमीशन में, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि वही जो व्यक्ति लिया वही एड्रेस वही है, परचेज वही करता है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है सर, इस पूरे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स में अब हम बहुत ज़्यादा हैं, कई सारे लोग, डिजिटल इंडिया की बात भी हो रही है, लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ई कॉमर्स में कई तरह के फ्रॉड जो हैं वो अभी हमारे साथ हो जाते हैं, या कई बार हम प्रोडक्ट कुछ और देखते हैं और हम रिसीव कुछ और करते हैं अपने पास। इसको लेकर के क्या कुछ प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रावधान, बहुत कड़े प्रावधान इसमें आए। ई कॉमर्स के लिए अलग रूल्स ही बना हुआ, नया एक्ट बना है। तो कभी कभी कंज्यूमर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज दैट बॉम्बे का सेलर है, पटना में परचेज कर रहे हैं, तो आता है कि जुडिक्शन कहाँ होगा। लेकिन प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है वो जुडिक्शन बन सकता है। पटना में डिलीवरी हो रही है तो पटना डिस्ट्रिक्ट में वो एप्रोप्रिएट कमीशन में आप फाइल कर सकते हैं। जहाँ तक ई कॉमर्स की बात है, जो आप प्रोडक्ट ऑनलाइन आप सिलेक्शन करते हैं, तो आप जब डिलीवरी के बाद आप देखते हैं कि प्रोडक्ट वैसा नहीं है, तो अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो तुरंत कंप्लेन रजिस्टर करा दें आप। उसके पास उसकी पूरी तरह से कॉपी आप रखें, ऑनलाइन रिसीट आपकी जो होती है। और उसके बाद एक प्रोविज़न होता है कि आपने डिफेक्टिव दिया है तो आपने जो सिमिलर चीज़ नहीं मिली है जो मैंने सिलेक्शन किया था, अगर वो रिटर्न नहीं करते हैं, आपका रिप्लेस नहीं करते हैं, तो उनको एप्रोप्रिएट उसका पार्टी बना करके उसको भी हम बना सकते हैं। चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे कोई भी कंपनी हो ऑनलाइन की ई कॉमर्स की हो, वो बनते हैं। या फिर लोकल के जहाँ जिस सेलर का नाम हर जगह होता है वो बनेंगे और अपना एड्रेस आप देंगे और बिल्कुल इसका सुनवाई होती है उसके। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है सर, इन सब सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ, वो ये कि साइबर क्राइम भी लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत एप्रोप्रिएट क्वेश्चन आपने किया है, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। और साइबर क्राइम तो बहुत क्या बताऊँ, काफ़ी रूप से हवा की तरफ फैल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कभी कभी क्या होता है कि जो जेन्युइन साइट होते हैं उसको हैक करके जो है वो अपना नंबर डाल करके लोग करते हैं। जहाँ तक मैं बैंकिंग फ्रॉड की बात करूँ, एटीएम का यूपीआई से फ्रॉड होता है, स्कैम हो रहा है, उसके अंदर नेशनल कंज्यूमर कमीशन का एक ऑर्डर भी आया है, डिटेक्शन आया है। उसमें बैंक की लायबिलिटी पहले होती है, क्योंकि कस्टमर प्रोटेक्शन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी बैंक की पहले है, जहाँ आपका अकाउंट मेंटेन होता है। सपोज दैट आपका किसी भी एबीसीडी बैंक में अकाउंट मेंटेन रहता है, अगर वो फ्रॉड होता है तो पर्टिकुलर आप करंटली तुरंत में आप एफआईआर उसको लॉन्च कीजिए। उसके बाद कॉपी के साथ आप बैंक को इन्फॉर्म कीजिए 3 दिन के अंदर, ऐसा प्रोविज़न है। उसके बाद बैंक अपनी जिम्मेदारी, पहले क्या होता था कि बैंक बोला कि मैंने तो कुछ किया नहीं, हमारी कोई बनती नहीं है, लेकिन नेशनल कंज्यूमर कमीशन का एक बहुत अच्छा जजमेंट अभी आया है। उसमें कहा है कि बैंक की लायबिलिटी को इम्पोज करना बहुत मस्ट है, बैंक अपनी लायबिलिटीज जा नहीं सकती है। उसमें कंपेंसेशन उसको देना है, जितना फ्रॉड हुआ है, गुड्स का हुआ है, जो इसमें सर्विस का जो हुआ है उसमें, उसको देना बहुत मस्ट उसको किया गया है।
जी। इसमें बिल्कुल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सर खाद्य पदार्थों को भी लेकर के कोई चर्चा की गई है क्या? नहीं, देखिए खाद्य पदार्थ तो पहले अधिनियम 1986 के अधिनियम में भी था। देखिए कंज्यूमर दो तरह के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होता है, एक ड्यूरेबल आइटम्स होती है। जैसे फर्नीचर्स आइटम हो गई जो ड्यूरेबल्स में आते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी का जो नया प्रोविज़न आया है उसमें अगर कंज्यूम कोई आइटम करते हैं और उसमें अगर हेल्थ के लिए इंजूरियस है, एक बहुत बड़ा पेनल्टी, 1 करोड़ पेनल्टी, मिलावटी है, फ्रॉड का है। मैं बता दूं कि इसमें आपको मेडिकल जो सर्विस अभी आ रही है कंज्यूमर में प्रोटेक्शन में, आपको बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इवन आपको जो बिल्डर्स भी अगर कोई फ्रॉड करते हैं, रेरा तो ये बना हुआ ही है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का भी आया है, नेशनल कमीशन का भी आया है कि उसका प्रोविज़न आप कंप्लेन यहाँ पर कंज्यूमर कमीशन में भी कर सकते हैं। रेरा तो अप्रोप्रिएट बॉडी है ही है, लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको बहुत वाइडर रूप से प्रोविज़न बना करके बनाया गया है इसको नए प्रोविज़न में। और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि नए प्रोविज़न में एक मीडिएशन सेल भी दिया गया है। आपका कंप्लेंट एडमिट होने के बाद अगर कमीशन को लगता है कि ये मामला जो है मीडिएशन में जा सकता है, तो विद द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज़ वो मीडिएशन सेल में भेजा जा सकता है इसको, ताकि कोर्ट का लोड कम हो सके। मीडिएशन बहुत सा मामला सॉल्व हो सकता है इसमें। मध्यस्थता से मामले कितने सॉल्व हो पाते हैं सर? अब डिपेंड करता है कि बहुत से लोग अगर लिटिगेंट हैं, उनको लगता है कि देखिए अगर ज़्यादा अमाउंट अगर आपका है डैमेज का, तो बैठ के कंपनी में बैठती है, आप मौका दिया जाता है कि 2 लोगों के एक साथ बैठने का, कि आपस की है। सपोज दैट अगर 5 लाख का अगर ऐसा डैमेज आपका है, तो कंपनी को होता है, कंपनी बैठ के रिड्यूस कर लेती है, उसका भी लिटिगेशन कॉस्ट काफ़ी आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि अगर दोनों पार्टी अगर एग्री हैं, मीडिएशन का तो वही मतलब होता है कि जब तो इन स्पाइट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ बोथ पार्टीज नहीं, अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है मीडिएशन कौन करेगा सर? और हम ये भी मीडिएशन का एक अलग पैनल बनाया गया है, इम्पैनल किया गया है। मीडिएशन कौन से लोग रहेंगे, उसमें एक डेट फिक्स हो जाती है, टाइम दोनों पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके केस कब है। बताया जाता है कि अगर मीडिएशन में अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपर उसको नोटिस दी जाती है। फिर मीडिएशन सेल में आकर के जो भी बातें रखी है, अगर नहीं होता है तो दिक्कत नहीं। अगर मीडिएशन में मामला सॉल्व नहीं भी होता है तो फिर प्रॉपर जो प्रोसीडिंग चलती रहेगी। कई बार सर लेकिन सर्विसेज के मामले में मीडिएशन के जो मामले आते हैं सर्विस को लेकर के, तो उसमें कितने प्रतिशत रिजॉल्व होने के चांसेस रहते हैं, या वहाँ क्या कंज्यूमर फोरम में डायरेक्टली जाना चाहिए और वहाँ कंप्लेन करना चाहिए, या मीडिएशन? नहीं, देखिए मीडिएशन जब ही आएगा जबकि आप कंज्यूमर को कमीशन ही आपको मीडिएशन केस रेफर करते हैं। आप डायरेक्ट मीडिएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोक अदालत वक्त, तो लोक अदालत अभी प्रोविज़न है, आप डायरेक्ट वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अभी सपोज दैट आपने कंज्यूमर में कोई केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया, तो उसमें मीडिएशन का प्रोविज़न आपको कमीशन देती है। अगर आप कहें कि ठीक इस मैटर को मीडिएशन में आप दे दिया जाए, तो एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए इसका, ये होता है। सर एक बड़ा सवाल है सर्विस चार्जेस और सर्विस टैक्स को लेकर के है। तो कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों चीज़ों में। हम समझना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी आप ज़रा बताएं इस पे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उसके तहत भी क्या इसकी कोई चर्चा की गई है? देखिए सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स दोनों अलग चीज़ है। सर्विस टैक्स मतलब एज पर प्रोविज़न ऑफ द लॉ जो है, जो इम्प्लाई होता है सर्विस टैक्स में, वो तो और लेना ज़रूरी है। लेकिन सर्विस चार्ज बोल करके ऐसा कोई नहीं है कि आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, सपोज दैट कोई गुड्स आपने परचेज़ किया, बोला कि नहीं आपसे डीलिंग का मैंने सर्विस चार्ज आपको देना होगा, वो इलीगल है और फ्रॉड माना जाता है, मिसलीडिंग मानी जाती है। दूसरी बात ये होती है कि सर्विस जाना, जहाँ जीएसटी का जो सवाल है, जो प्रोविज़न बना हुआ उसके दायरे में आप सर्विस ले सकते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी कई केसेस अभी आ रहे हैं, और नेशनल कमीशन का भी, स्टेट कमीशन का भी जजमेंट है। आजकल हम लोग परचेज करते हैं तो बैग का चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है, 5 रुपीज़ 4 रुपीज़। ये बहुत स्ट्रिक्ट इसका पेनल इस पर है। अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने भी 25,000 के कंपनी पर एक सेलर पर लगाया है, आप बैग का पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जनरली आप बिल पर लिखते हैं कि गुड्स सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक। ये भी एक वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट का बनता है। उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर गुड्स डिफेक्टिव है, जिस तरह आपने दिया है उसी कंडीशन में है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, कोई सिमिलरिटी अगर नहीं मिलती है, तो यू आर बाउंड टू रिप्लेस दैट गुड्स, उसको आप नट नहीं सकते हैं। ये बात
सर, जैसा कि अभी आपने बताया सर्विस चार्जेस और टैक्सेस को लेकर के जो एक कंफ्यूजन है आम जनता में, उस पर अभी हमने बातचीत की। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी ज़रूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता अपने लिए कैसे लड़ सकता है, वो अपने लिए कैसे खड़ा हो सकता है और कहाँ शिकायत कर सकता है और कैसे शिकायत के बाद एक मजबूत हल भी पा सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने यही जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।